SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको निकाल दो, ये अम्बेडकराइट है, इसको मत ले लेना, ये कम्युनिस्ट है, इसको मत निकालना, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। तो जो अम्बेडकर की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा, जो फूले पेरियार की बात कर रहे हैं वो आंख में चुभेगा, इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालते हो। इसी विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर ऐसे रिटायर हो गए जिनकी डिग्री फर्जी है। भाई डिग्री केवल वो बड़े वाले नेता की फर्जी नहीं है, उस पर कोई आपसे बात नहीं होती। भाई सब तरफ तो वही लोग हैं। प्रिंसिपल को बचाएगा कौन? जो सिस्टम में है, जो कुलपति है, जो ताकतवर लोग हैं। और लड़ना किसे है? जिसकी नौकरी भी छीन ली गई। यहाँ आना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम डॉक्टर रितु का साथ देने के लिए यहाँ आए। असल में हमें ये महसूस होता है, हम जैसे बहुत सारे लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर रितु ने ये हिम्मत की है और यहाँ बैठी हैं। इसलिए यहाँ आकर के हमें हिम्मत मिली है कि लड़ाई इस तरह से बिना डरे अपने उसूलों और अपने अधिकार के लिए लड़ी जानी चाहिए। तो उसके हुनर, उसकी काबिलियत का तो टेस्ट आपने कर लिया जिसमें वो कामयाब है। उसके बाद आपने ये आरोप लगाया कि भाई हम इन्हें निकाल रहे 4 महीने बाद। क्यों निकाल रहे? क्योंकि इनके बच्चों ने शिकायत की। और जब इनका इंटरव्यू और अब जब ये धरने पर बैठ गई तो पूरे देश में लोगों को ये पता चला कि जिन बच्चों के शिकायत पत्र लगाए गए वो बच्चे उस महाविद्यालय के हैं ही नहीं। अब कल्पना करिए कि इतनी बड़ी साजिश, और ये आंकड़ा तो कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब आप सोचिए कि क्या ये ऐसे ही हो गया होगा कि कोई फेक कंप्लेन बनाई जाए, बच्चों से लिखवाया जाए। मैं इसी विश्वविद्यालय का हूं तो कुछ एक बातें आप लोगों को और साझा कर रहा हूं। लगातार उच्च शिक्षा पर हमला हो रहा है। अभी संचालिका महोदया ने बोला कि भाई हम लोग की लड़ाई क्या है? हम लोग की लड़ाई संविधान की लड़ाई है, सबको बराबरी न्याय मिले, हक हुकूक मिले। और उसके साथ हमारी लड़ाई ये कि सबको शिक्षा मिले। हमारे पुरखे फूले, अम्बेडकर, पेरियार सबने उसी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मुक्ति का एक द्वार है शिक्षा। तो हम जाकर के जमाने में लोगों को समझा रहे कि भाई अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो पाखंड से दूर होगा, अंधविश्वास से दूर होगा। शिक्षित होगा तो अपने हक को जानेगा, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। तो हम दुनिया में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। और जब कोई हमारे बीच का व्यक्ति संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच जाए और उसको हम देख रहे हैं कि उसको प्रोफेसर बनने की काबिलियत के बाद प्रोफेसर की नौकरी छीन लिया। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो अब इस पूरे प्रकरण से यह बात तो तय होती है कि आप कानून का सहारा लें, आप न्याय की उम्मीद करें तो किससे करेंगे? और अगर कल्पना करिए हम अपने हक के लिए नहीं बचा पाए, अपनी नौकरी नहीं लड़ पाए, तो लोग हमसे ये बात पूछेंगे ना कि भाई आप अपने को तो बचा नहीं पा रहे, समाज को कैसे बचाएंगे? मुझे ये लगा कि डॉक्टर रितु ने ये आंदोलन यहाँ खड़ा करके एक पैगाम पूरे समाज को दे दिया है कि अगर हमारे ऊपर भी जुल्म जाती होगी तो हम बिना डरे, बिना चुप रहे उसका प्रतिकार करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आए। डॉक्टर रितु ने जब पहले दिन यहाँ हुआ तो उन्होंने अपने बयान में बोला कि भाई रोहित वेमुला अगर हम हो जाएं तो कैंडल लेकर के हमारा पूरा समाज तो सड़क पर आ जाता है, लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसका साथ कब देंगे आप? और इन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत अवसाद में थे, लेकिन हमारे साथ हमारे महमूद प्राचा साहब हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग खड़े हुए, हिम्मत मिली, न्यायपालिका तक गए। तो मैं तो सलाम करता हूँ इस पूरी टीम का। और तब उन्होंने उस हिम्मत से ये बात लिखी कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, अब वो तो हमने ऑलरेडी अपने हुनर पर ले ली थी, तो भाई अब हमें नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और ये बहुत हिम्मत का काम है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम। और ये इसलिए हिम्मत का काम है कि आज डॉक्टर रितु के साथ जो काम हो रहा है वो कल हमारे साथ हो सकता है। डॉक्टर रितु से पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे पता नहीं किस किस नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया होगा,
शायद उनको इतनी हिम्मत नहीं रही होगी, वो नहीं बोल पाए होंगे। इसलिए जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने न्याय के लिए लड़ता है तो वो केवल निजी लड़ाई नहीं लड़ जाती, वो पूरे समाज को हिम्मत देने वाली लड़ाई हो जाती है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ और मैं लड़ सकती हूँ तो आपके साथ भी जब गलत हो तो आप भी खड़े होना, हमें दूसरे की हिम्मत बनने के लिए यह आंदोलन करें। और इसलिए मुझे ये बहुत शानदार बात लगी कि मैं न्याय चाहिए। हम तो ये आंदोलन करने का मतलब क्या है भाई? डॉक्टर रितु के पास तो ईडी सीबीआई नहीं है कि वो छापा मार के डरा दे। ये तो ताकतवर भी नहीं है कि किसी को पद पर रख दे, किसी का पद छीन ले। पद पर रखने और पद से हटाने का काम तो ओहदे पर बैठे लोग करते हैं ना। अगर कोई जातियों में दलित तबके का है, शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, तो वो सबसे हाशिए पर ढकेल दी गई पहचान है। और उनमें भी अगर कोई महिला है तो वो दुगनी पहचान उतनी हाशिए पर ढकेल दी गई है। वहां से कोई खड़ा होकर के लड़ने की हिम्मत करके दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर बैठ जाए तो ये सामान्य हिम्मत का काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। और हम केवल यहां से ये मांग करते हैं कि न्याय होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अब तो विश्वविद्यालयों में कौन लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। आप जिस पावर जिसके पास है, जिसके पास ताकत है, जो सत्ता में है, आप उनके जाके पैर छूइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप उनकी विचारधारा का झंडा उठा लीजिए, आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। और आप उनकी विचारधारा को नहीं मानते, आपको कभी इंटरव्यू में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको निकाल दो, ये अम्बेडकराइट है, इसको मत ले लेना, ये कम्युनिस्ट है, इसको मत निकालना, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। एक एक चीज की सूची बन के आ रही है। कैसा इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, 1 मिनट का इंटरव्यू, 1.5 मिनट का इंटरव्यू। जिस पढ़ाई को पढ़कर यहाँ तक आने में 25 साल लग गए, उसका इंटरव्यू भी 25 मिनट नहीं होता है, 2.5 मिनट का इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू लेने आता है, अगर उसको हमारी चेयर पे बिठा दे तो उसको भी पसीना आ जाए, वो इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं। लेकिन एक सेटिंग बनी हुई है सबकी, कौन इंटरव्यू लेने जाएगा हम तय करेंगे, कौन प्रिंसिपल बनेगा हम तय करेंगे, कौन परमानेंट बनेगा हम तय करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर रितु जो पहले से और हमसे कहते हैं कि भाई आप क्लास के बाहर बोलते क्यों हैं? ये प्रोफेसर बनने का ओहदा, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोफेसर बनने का ओहदा सरकारी नौकरी नहीं है। हम सरकार के मुलाजिम नहीं है, हम अपनी गवर्निंग बॉडी, अपने विश्वविद्यालय के मुलाजिम होते हैं। हमको सरकार ने नौकरी नहीं दी, इस विश्वविद्यालय परिसर ने दी जो स्वायत्त होता है, ऑटोनोमस होता है। इसलिए हम आजाद हैं कि हम अपने समाज और सरकार के बारे में बात कर सकते हैं। हम प्रोफेसर हैं, उससे पहले इस देश के नागरिक हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के बारे में बोलेंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ भी बोलेंगे। जो चुप है, चेगवेरा की एक लाइन है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे ताकि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। तो जो अम्बेडकर की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा, जो फूले पेरियार की बात कर रहे हैं वो आंख में चुभेगा। इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालते। इसी विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर ऐसे रिटायर हो गए जिनकी डिग्री फर्जी है। भाई डिग्री केवल वो बड़े वाले नेता की फर्जी नहीं है, उस पर कोई बात नहीं होती, और हम जानते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन चूंकि आपस का एक रिश्ता होता है, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचा लेना, सब एक दूसरे के समझौते से चल रहे हैं। हम तुमको प्रिंसिपल बनाएंगे, तुम हमको वाइस चांसलर बनवा देना, इसी से तो पूरा देश चल रहा है। विश्वविद्यालय क्या बना रहे हो आप? ये कूड़े के घर में तब्दील हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वैसे ही फीस महंगी हो गई, वैसे ही विश्वविद्यालय का सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, वैसे ही सारी चीजें बदली जा रही हैं। ये तो इस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी हो रहा है, और देश के लोगों को जब तक पता चलेगा कि शिक्षा चौपट हो जाएगी तब तक बचाने को कुछ बचेगा नहीं। तो अभी उसकी लड़ाई कोई क्या लड़े? यहाँ एक अपना साथी अगर नौकरी से निकाल दिया गया और उसको हम न रोक पाए। वो एक शेर है ना बहुत महत्वपूर्ण कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ते, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो पहले तो हमारे लोग अच्छा जितने चुपचाप बैठे हैं, डॉक्टर रितु की तरह नहीं बोल रहे या मेरी तरह नहीं बोल रहे, तुम उन्हीं को परमानेंट कर देते। कोई परमानेंट नहीं हो रहा है भाई, परमानेंट वो हो रहा है जहां वहां से लिस्ट आ रही है। और इशारा समझदारों को इशारा काफी समझ जाइए। इस देश में 3 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले,
जिन्होंने पढ़ाने जाने के लिए लाठी खाई, गाली खाई, गोबर खाया, आज अगर वो होंगे कहीं प्रकृति में, कहीं भी उनका वजूद होगा, तो एक लड़की हुई महिला को देखकर खुश हो रही होंगी सावित्रीबाई फुले कि चलो शिक्षा के लिए एक महिला अपने हक के लिए बोल रही है। आज ऋतु बोल रही हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि कल हम अगर हमारे शिकार होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, हम सब आते रहेंगे, लगातार इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और न्याय होना चाहिए, हमारी एक ही मांग। जो गलत है उसको सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो, और इस न्याय की लड़ाई में हम आखिरी वक्त तक संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक, हम संविधान को मानने और बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बदलने वाले लोग नहीं है भाई, हम संविधान को मानने और बचाने वाले हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हमें अगर कोई चीज गलत लग रही है तो हम यहाँ पर खड़े होकर के अपना धरना चला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आलोचना करते हैं, बिजली नहीं देंगे, वॉशरूम नहीं जाने देंगे, अप्रत्याशित रूप में अटैक करेंगे, आप ये मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। तो ऋतु जी, हमारे पुरखों का बहुत मनोबल टूटा, फिर भी उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि हम यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए हिम्मत हमारे पास बहुत है। तमाम लोग हैं, मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे, और हम इस लड़ाई को बिना लड़े आपके साथ हैं तब तक, जब तक कि आपकी जीत न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।